तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी कंप्लीट केमिस्ट्री। चाहे वो आपका पहला चैप्टर हो, चाहे वो आपका दूसरा चैप्टर हो, या फिर आपका तीसरा चैप्टर हो, और या फिर आपका चाहे चौथा चैप्टर हो। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, और थर्ड चैप्टर धातु और अधातु, उसके बाद कार्बन और उसके यौगिक। चार के चार चैप्टर, उनके हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी आप लोगों ने हाल ही में अपना सिलेबस पूरा किया है और जिनका नहीं भी पूरा है उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो इतने प्रश्न ढंग से आज की इस सेशन में तैयार कर लेते हैं तो केमिस्ट्री से एक भी प्रश्न उनका बोर्ड पेपर में नहीं छूटेगा। इस बात की गारंटी हम ले सकते हैं, क्योंकि आज के इस सेशन में लगभग 140 प्रश्न होंगे, जिसमें बहुविकल्पी भी होंगे और साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ का मतलब कि सब्जेक्टिव भी होंगे। मींस कि ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, परंतु ऑब्जेक्टिव को ऐसे डिस्कस करेंगे जैसे वो आपका सब्जेक्टिव हो, और सब्जेक्टिव को ऐसे डिस्कस करेंगे जैसे ये बोर्ड पेपर में रखा हुआ हो। और आज के सेशन में बहुत मजा आएगा। स्टार्टिंग में कुछ बहुविकल्पियों के साथ में क्लास की शुरुआत होगी। छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सेशन में आपको अपने साथ एक रफ कॉपी लेकर के बैठना है। आराम से चीजों को पढ़ेंगे, कोई हौच पौच नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, किसी भी प्रकार की आपको भी कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। और यदि आपको अंदर से लगे कि भाई मुझे अब जल्दबाजी करने की आवश्यकता है तो उसी टाइम पे सेशन को छोड़ करके चले जाना, क्योंकि इस सेशन का हमारा एक उद्देश्य है कि इससे मुझे पूरा का पूरा बोर्ड पेपर फंसाना है आप सभी का। एक एक क्वेश्चन आपका बोर्ड पेपर में इस सेशन से रखा हुआ हो, ताकि अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को भी देख ले तो उसको लगे कि हाँ, मेरा केमिस्ट्री में हर क्वेश्चन मुझसे बहुत अच्छे से बन गया है और मैं बोर्ड पेपर में बहुत अच्छा करके आया हूं। जिस प्रकार मैं आप सभी को यहाँ पे केमिस्ट्री का आज लेक्चर करके दूंगा, ठीक इसी प्रकार से मेरे बच्चों मैं आप सभी को फिजिक्स का भी और बायोलॉजी का भी लेक्चर करके दूंगा। उसमें घंटों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि आज इस बात से तय करेगा कि फिजिक्स का लेक्चर कितनी देर का होगा, आपकी उपस्थिति कितनी देर तक बनी रहती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब चूंकि ये क्लास हमारी लाइव है और मेरी नजरें अभी कैमरे से हट करके कहीं और नहीं गई हैं, तो पहले नजरें कहीं और डाल लेते हैं, देख लेते हैं कि कितनी संख्या में हमारे साथ बच्चे जुड़ चुके हैं और कितने बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। तो मैम, कितने बच्चे हमारे साथ लाइव आ चुके हैं? बहुत बढ़िया। देखते देखते लगभग 4,500 से 5,000 बच्चे हमारे साथ लाइव हो चुके हैं और सभी ने इस वीडियो को लाइक कर दिया है। क्या बात है, इन कहे सब कुछ हो जाता है। वाह, क्या बात है। चले शुरू किया जाए बच्चों। तो शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। हो चुका है आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है। हो चुका है आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। और संघर्ष जारी रखना, घबराना मत, मैं आपके साथ हूं, पूरा ज्ञानोदय आपके साथ है। सेशन में थोड़ी सी मेरी आवाज में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं 4-5 घंटे पढ़ाऊंगा तो एक बराबर लय में पढ़ाना चाहता हूं, इसलिए स्टार्टिंग में से लेकर के आखिरी तक फ्लो बराबर बना रहे हमारा। इसलिए बहुत आराम से चीजों को डिस्कस करूंगा ताकि आपके भी समझ में आए और आपको घबराहट न महसूस हो। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 4 चैप्टर हैं, इनको बारी बारी से आप लोग देखिएगा। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण, तीसरा है धातु एवं अधातु, और चौथा है कार्बन और उसके यौगिक। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपकी रसायन विज्ञान होती है, प्लीज मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करना, कि जो भी आपकी रसायन विज्ञान होती है इससे कभी भी आपके बोर्ड पेपर में सीधा प्रश्न नहीं आता, हमेशा घुमा करके ही प्रश्न आता है। इसीलिए रसायन विज्ञान कठिन लगती है। और कैसे प्रश्न घुमा करके आएगा वो मैं आज के सेशन में बताऊंगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक नजर, फिर उसके बाद तब मैं शुरू करूंगा इस क्लास को।
तब मैं इस क्लास को शुरू करूंगा। पहले मैं आपको एक नजर दिखाना चाहता हूं, जरा इसको ध्यान से देखो। आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ बहुविकल्पी प्रश्न रखे हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई प्रश्न आपको आते हो, कोई ना आते हो। हर चीज, छोटी छोटी चीज वो मैंने रखी है। फिर उसके बाद यहां से आप देखोगे कि लगभग 50-60 के प्रश्न के बाद से फिर सब्जेक्टिव शुरू हो जाता है। ये सब्जेक्टिव सारे के सारे क्वेश्चन हैं और इन सभी को अगर आपने आज के इस सेशन में कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी प्यारी सी क्लास को। पहला क्वेश्चन नजरों के सामने है। मैम पोल के लिए आप भी तैयार रहें, ठीक है। तो अब मैं यहां लिख देता हूं कि प्रश्न जो आएगा वो घुमाकर आएगा। प्रश्न जो आएगा वो घुमा करके आएगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूं। और जिस तरीके से प्रश्न आएगा हो सकता है कि आप गलती करें उसमें। पहला क्वेश्चन नजरों के सामने है। मैम दे दीजिएगा हमारे बच्चों को पोल, और हमारे बच्चे रेडी हैं। चले भाई, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। बहुत ही अच्छी चीज पूछी गई है आप सभी से कि इसमें से ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। फटाफट से सारे बच्चे जल्दी से बताना, तब तक मैं इनके संकेत आपको बताता हूं, ठीक है। अगर मैग्नीशियम, कभी कभी ऐसे नाम लिख करके बच्चों ऐसे दे दिया जाता है कि Mg मतलब मैग्नीशियम ऐसे दे दिया जाएगा। फिर मरकरी यानी कि Hg ऐसे दे दिया जाएगा। पारा जिसको बोलते हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, पारा जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो है ब्रोमीन, जिसको Br बोलते हैं, है ना, ये ब्रोमीन है। और मतलब Br इसका होता है इसका संकेत, और एल्यूमिनियम का Al होता है, ये हमारा एल्यूमिनियम का संकेत होता है, राइट। तो फटाफट से सारे बच्चे आंसर करेंगे। मैम क्या बच्चे हमारे आंसर कर रहे हैं? वेरी गुड। कितने परसेंट बच्चे बी आंसर किए हैं मैम? 57% बी आंसर किए हैं। और मैम सी कितने परसेंट किए हैं? 27% बच्चे आंसर जो है सी किए हैं। 5000 बच्चों ने आंसर किया है। उसके बाद ये रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। बोर्ड परीक्षा बहुत पास है और हम लोग रटने पे ज्यादा जोर देते हैं। मतलब आप लोगों की मैं बात कर रहा हूं, कभी कभी आप लोग रटने पे ज्यादा जोर देते हैं। आप सोच करके देखो, ये उत्तर जो इसका है ये गलत है, यानी बी ऑप्शन नहीं होगा। कहां पे आप फंस गए? ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु। आपने ध्यान नहीं दिया कि अधातु पूछा गया है कि धातु पूछा गया है, राइट। अधातु पूछा गया है कि धातु पूछा गया है। अगर आप सिर्फ धातु अधातु देखते ना तो आपको पता चलता है कि ये जो मैग्नीशियम है ये एक प्रकार की धातु है, और जो मरकरी है ये भी एक प्रकार की धातु है, और उसके बाद एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार की धातु ही है। ये एक अधातु है। अब बहुत अच्छे से नोट करके, बहुत अच्छे से कहीं पर नोट कर लो कि एक होती है आपकी मरकरी, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि जो मरकरी होती है ना बच्चों, जो मरकरी होती है पारा, वो एक प्रकार की धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक प्रकार की धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये कहीं पर नोट करोगे, एक प्रकार की धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है, यह एक प्रकार की धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और यह जो ब्रोमीन आपको दिख रहा है यह एक प्रकार की अधातु है और यह आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है, राइट। तो यह गलती अब आपसे बोर्ड पेपर में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीजों को आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, तभी आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा मैच करेगा? करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा सी, क्योंकि हम लोगों से क्या बोला गया है? अधातु बोला गया है। अगर धातु की जगह पे, अधातु की जगह पे धातु होता तो इसका जो करेक्ट आंसर मैच करता ना, वो कौन सा आंसर मैच कर जाता? फिर बी ऑप्शन मैच कर जाता। ओके, तो आई होप यहां तक मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि एंटी मनी क्या है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हमने यहां पे लिए हैं वो सारे पिछले वर्ष में 2024 में 2023 में पूछे गए हैं। जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं आज की इस सेशन में, हमने जितने प्रश्न लिए हैं वो सारे के सारे पिछले 2023 और 24 वाले प्रश्न हैं। तो आपको अब अनसॉल्व्ड पेपर भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आज के सेशन में पूरा केमिस्ट्री का अनसॉल्व्ड ही करा रहा हूं, ठीक है। और अगले सेशन में जब आऊंगा तो फिजिक्स का पूरा अनसॉल्व्ड करा दूंगा, तो इससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, राइट। तो पूछा गया कि भैया एंटी मनी क्या है। दो चीजों का नाम याद रखोगे, एक याद रखोगे आर्सेनिक, एक याद रखोगे आर्सेनिक, और एक याद रखोगे एंटी मनी। एक याद रखोगे आर्सेनिक और एक याद रखोगे एंटी मनी। आर्सेनिक और एंटी मनी ये दो ऐसी उपधातुएं हैं
और ये क्या है, ऐसी उपधातुएं हैं। ये क्या है, उपधातुएं। और सर जी उपधातु क्या होता है? सर जी उपधातु क्या होता है? उपधातु वे होती हैं जिनमें धातु और आधातु, जिनमें धातु व आधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु व आधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं बेटा उपधातु। तो इसे अब बोर्ड पेपर में पूछ लिया जाए कि बताइए उपधातु किसे कहते हैं, या उपधातुओं के ऊपर टिप्पणी लिख करके बताओ, तो आप सिंपल से बताओगे कि सर जी उपधातुएं वे पदार्थ होते हैं जो जिनमें धातु और आधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, या उपधातु वे तत्व हैं जिनमें धातु और आधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसे लिख करके आओगे और करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक और एंटीमनी। क्या यहां तक मेरे बच्चों को समझ में आ गया? क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो करेक्ट इसमें से आंसर हमारे बच्चों ने दिया है सी, और ये इंपॉर्टेंट है, कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। राइट, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये लिखा है कि भैया निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी कौन सा है? प्लीज फटाफट से आंसर करोगे। रसायन विज्ञान का पूरी तरीके से आज खात्मा करेंगे हम लोग। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी कौन सी है। अब बात आती है कि भैया सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी, सर जी ये क्या होती है ना? सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी क्या होती है? सजातीय श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें गुणसूत्र, जिनमें जो है ना उनका भौतिक गुण और रासायनिक गुण ये दोनों क्या हो, रासायनिक गुण उनके अलग अलग हो लेकिन भौतिक गुण क्या हो, लगभग समान हो। ठीक है, और उसके बाद सजातीय श्रेणी के दो सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर पाया जाता है। और सजातीय श्रेणी मतलब कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें समूह समान हो। तो ये चीज भी नोट कर लेना, क्योंकि भाई हम लोग सिर्फ MCQ करने नहीं आए हैं, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी, ये नोट करोगे कहीं पर, कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें दो क्रमागत सदस्यों के बीच, जिसमें दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर हो, क्या हो, CH2 का अंतर हो, तथा समूह समान हो। क्या हो बेटा? तथा समूह जो हो वो कैसा हो, वो समान हो। उस श्रेणी को हम लोग कौन सी श्रेणी बोलते हैं? समजातीय श्रेणी बोलते हैं। अब आप जरा गौर से देखो, आपको यहां दिख रहा है कि भैया C2H4 है ना, C2H4 यानी 2 दूनी 4, ये एल्कीन है। अगर इसको गुणा करने पे ये मिल जाए तो ये क्या है? एल्कीन हो गई। ये क्या है? ये तो एल्केन है ना, क्योंकि मेथेन है। ये क्या? एथीन है, तो ये समजातीय श्रेणी का नहीं है। फिर उसके बाद इसको देखो C2H6, ये तो एथेन है, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 जोड़ दिया तो ये हो गया एथेन। ये क्या होगा? मेथेन। ये करेक्ट आंसर हो सकता है। ये तो अल्कोहल का है, ये किसका है? ये अल्कोहल का है। और ये किसका है? अगर इसको ध्यान से देखें तो ये एथेन है, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, फिर C2H4 को देखिए अगर ध्यान से, और C2H2 को देखें तो ये वाला आपको दिख रहा है C2H2, यानी 2 दूनी 4 और 2 घटाने के बाद मिल रहा है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये तो सर जी एल्काइन है। और ये क्या है? ये तो एल्कीन है, यानी ये वाला भी सजातीय श्रेणी नहीं होगा। ठीक, अब बहुत सारे बच्चों को पहचान नहीं पाते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में, उसके बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा यहां पे 2, फिर यहां पे लिखा आपने 2, यहां पर भी आपने लिखा 2। आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है एल्केन श्रेणी का, है ना, आपको एल्केन श्रेणी का बनाना है। राइट, फिर उसके बाद आपको एल्कीन का बनाना है, और फिर उसके बाद आपको एल्काइन का बनाना है। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ध्यान से देखना। जैसे 2 दूनी कितना? 4, और 2 जोड़े कितना हो गया? 6, यानी ये बन गया आपका एथेन। 2 जोड़ा आपने, फिर 2 दूनी 4, यानी यहां पर आप क्या लिखोगे? 4। ये किसका है? एल्कीन का है। फिर 2 दूनी 4, 2 घटा दो तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये किसका हो गया? ये एल्काइन का हो गया। इसे एथेन कहेंगे, इसे एथीन कहेंगे, इसे एथाइन बोलेंगे। तो मैंने सबका बता दिया आप सभी को, अब तो घबराने की आवश्यकता नहीं है ना, आराम से बता दोगे। एक बार बता दो जल्दी से। मैं आज चिल्लाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप मेरी आराम से भाषा में चीजों को समझने की कोशिश करो।
वेरी गुड। चलें आगे चलते हैं, आगे चीजों को डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन आया है, लिखा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करो। ध्यान से देखिएगा, मैं जितने भी प्रश्न लाया हूं सारे के सारे 2024 और 2023 में पूछे गए हैं। जितने भी प्रश्न लाया हूं A to Z, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, देखो ध्यान से। अभी ये क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये क्या है? इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलेंगे? एसिटिक अम्ल। कौन सा क्रियात्मक समूह लगा इसमें? COOH लगा है। वो कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक होता है। फिर उसके बाद ये MCQ मान के कभी भी डिस्कस मत करना हमारी क्लास में, है ना। ये पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देते हैं हम आपका। फिर उसके बाद सर जी ये क्या है? ये क्या है? यह है एथिल अल्कोहल। इसे क्या नाम देंगे? एथिल अल्कोहल। और मैंने आप सभी को बता रखा है कि जब कभी भी एक अल्कोहल, प्लीज ये कहीं पर नोट कर लेना, कि जब कहीं पे एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल आपस में क्रिया करते हैं, जब ये दोनों लोग आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसे एस्टर कहा जाता है। और उसके बाद इस पूरी अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण बोलते हैं। तो अगर आप इस उदाहरण को तैयार कर लेते हो तो एस्टरीकरण की परिभाषा तैयार हो जाएगी और एस्टरीकरण का एग्जाम्पल भी तैयार हो जाएगा कि भैया यह है एसिटिक अम्ल, यह है एथिल अल्कोहल। और जब एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल से क्रिया करेगा तो क्रिया करने के बाद क्या बनेगा? क्रिया करने के बाद एस्टर बनेगा। कैसे बनेगा वो समझाते हैं। अभी देखिए, इसका यहां से निकला H और ये निकला OH, ये तो बन के चले गए क्या? पानी बन गया। ये क्या बन गया? पानी बन गया। बचा क्या? CH3COO और C2H5। इसको नोट कर दो, क्या बचा? CH3COO और C2H5। अभी ध्यान से देखो, इसको क्या बोलते हैं? इसको C2H5 को इसको बोलते हैं एथिल, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसीटेट। यानी ये जो बनकर के तैयार हुआ वो क्या बनकर के तैयार हुआ? एथिल एसीटेट बनकर के तैयार हुआ। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर मैं चाहता तो बस इसको देखता और टिक मार देता। क्या जरूरत थी मुझे एस्टरीकरण बताने की? क्या जरूरत थी मुझे ये बताने की कि इसे एस्टर कहते हैं? क्या जरूरत थी मुझे कि ये बताने की भैया ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो यही बनेगा? मैं डायरेक्ट ट्रिक मार देता। लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर मेरा बच्चा बोर्ड का पेपर देने के लिए जाए और यही क्वेश्चन आ जाए कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं, तो वो बता पाए कि सर जी ने बताया था कि एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल जब क्रिया करते हैं तो उस क्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे एस्टर बोलते हैं और इस पूरी अभिक्रिया को एस्टरीकरण बोलते हैं। मैम, हमारे बच्चे क्या करेक्ट आंसर कर पा रहे हैं? 70% बच्चों ने सी किया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये देख करके ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है इतनी मेहनत कर रहे हो। चले आगे, आगे चले बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैम जल्दी से इसका भी पोल दे दीजिएगा, जल्दी से इसका भी पोल दे दीजिएगा। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है? लेड और नाइट्रेट, उसका सूत्र पूछा गया है। ठीक है, अभी ध्यान से देखना। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है ना? नाइट्रेट का NO3 -1। ये क्या है? नाइट्रेट। ये क्या है बेटा? ये है नाइट्रेट। अब अगर हम लोग बात करें लेड की, तो अब ध्यान से, आपको इतनी बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि लेड सर जी, नाइट्रेट का तो सर जी आपने बता दिया। अब ऑक्साइड वाला तो कट जाएगा सर जी, है ना। ये इसमें NO2 है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। सर यही वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। पर आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भैया लेड के लिए Pb+2, है ना। ये क्या है? लेड, राइट। अगर सर जी ये दोनों मिलेंगे तो Pb बनेगा, फिर उसके बाद NO3, और सर जी ये 2 जो है ना वो यहां पर आएगा। ये बन जाएगा सर जी लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन आपका फॉर्मूला मेकिंग से जरूर आएगा, एक क्वेश्चन आपका फॉर्मूला मेकिंग से जरूर आएगा। नोट करके रख लो कहीं पर। इसलिए आपको सारे धनायन और सारे ऋणायन याद होने चाहिए। नहीं तैयार है तो हमने बेसिक केमिस्ट्री का एक वीडियो भी बना रखा है। अब ये हमारे पास अगला प्रश्न। अगला बोला गया है कि रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया दी गई है और बोला गया कि इसमें Y की वैल्यू क्या है। समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, समझने की थोड़ी कोशिश करना। अगर मैं बात करूं, इधर क्या है? 2Fe। प्लीज ध्यान से समझो, है ना। 2Fe यानी Fe इधर 2 है, इधर भी Fe 2 है, यानी Fe जो है ना वो बैलेंस है।
इसका काम खत्म। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो देखो 3 दूना 6, इधर 6 क्लोरीन है और इधर कितना क्लोरीन है, इधर है देखो 2 और उसके बाद 4, इधर 2 दूनी 4, 4 2 6, यानी क्लोरीन भी बैलेंस है बेटा, है ना। अब मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, 2 दूनी 4 और 2 4, हाइड्रोजन भी बेटा देखो बैलेंस है। अब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, यहां पे 2 ऑक्सीजन और यहां पे 4 ऑक्सीजन, यानी इधर 2 ऑक्सीजन की, ऊपर 2 ऑक्सीजन की कमी है, ऊपर 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो मैंने O2 चलो लिख दिया, राइट, मैंने O2 लिख दिया। अब मैं सल्फर की बात करता हूं, इधर सल्फर अकेला है और इधर सल्फर है ही नहीं, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए SO2। देखो कितनी, केवल आपने थोड़ा बेसिक सेंस लगाया और आपका आंसर करेक्ट हो गया। और वैसे भी आप दिमाग लगाते कि इधर तो सल्फर था, सर था ही नहीं, इधर तो सर सल्फर था ही नहीं और इधर तो सर सल्फर है, इसका मतलब सर ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया। अब इन तीनों में होगा, अगर हाइड्रोजन बराबर नहीं होते तो फिर ये वाला हो जाता। तो करेक्ट आंसर इसमें से मैच कर गया सी। मैम कितने बच्चों ने सी दिया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर जी प्लीज पहला वाला फिर से आप देख लो। बेटा आधातु है, अगर यहां धातु होती तो फिर ये मरकरी होता, मैंने साफ साफ लिख दिया बेटा। और ये आधातु है, मैंने चेंज किया, 2024 में धातु पूछा गया था, मैंने चेंज करके इसको अधातु का बना दिया, है ना, ताकि आपको सिखा सकूं कुछ। चलें आगे चलते हैं बेटा। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है, कौन सा अम्लीय लवण है। मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, बहुत अच्छे से सुनो। अगर मैं बात करूं लवण की, तो कभी भी ऐसा पूछा नहीं गया है बोर्ड पेपर में, पर 2024 में पूछ लिया गया, 2024 में पूछ लिया गया बेटा आप लोगों से। क्या पूछा गया कि लवण के प्रकार भी पूछ लिए। अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनो। एक अम्लीय लवण पूछ सकता है आपसे, है ना, आप देख करके बता दोगे, ऐसी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। आपसे पूछ सकता है बोर्ड पेपर में कि क्षारीय लवण, है ना, आपसे ये पूछ सकता है अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, आपसे ये पूछ सकता है कि द्विक लवण, आपसे पूछ सकता है द्विक लवण, आपसे द्विक लवण पूछ सकता है। तो देखो अम्लीय लवण वो लवण होगा जिसमें हाइड्रोजन आयन आपको दिख रहा होगा, और क्षारीय लवण वो लवण होगा जिसमें हाइड्रोक्साइड दिख रहा होगा। और सर जी द्विक लवण क्या होगा? जिसमें दो दो लवण एक साथ दिख रहे होंगे, जैसे फिटकरी। फिटकरी क्या है? एक द्विक लवण है ना। फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइज, Al2SO4 का होल थ्राइज और डॉट 24H2O। तो आपको ये बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि भाई ये तो नहीं है, ये क्या है? एक लवण है, साधारण लवण आप इसको बोल सकते हो। इसमें भी सर हाइड्रोजन आयन नहीं है, ये भी सर साधारण लवण के अंदर आ जाएगा, ये भी सर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इसमें से मैच करेगा ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें पाया गया है क्या? इसमें क्या पाया गया है? इसमें H पाया जा रहा है, इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है मुझे। तो इसका मतलब ये वाला जो लवण दिख रहा है सर, यही वाला लवण अम्लीय लवण होगा। कितने बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया यहां तक? आराम से चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे चलूं? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जब बच्चों से पूछता है बोर्ड पेपर में तो उनको हंसी आती होगी, लेकिन फिर भी क्या 100% इसका आंसर कर पाएंगे? पोल दे दीजिए मैम 8वें प्रश्न का, देखते हैं 100% बच्चे आंसर कर पाते कि नहीं। अब देखो पीएच मान से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बोर्ड पेपर में भर भर के पूछता है। पहला पीएच मान पूछता है रक्त का। अगर मैं रक्त का पीएच बताऊं तो रक्त का पीएच होता है 7.4। ये कैसा होता है? प्रकृति इसकी कैसी होती है? क्षारीय। क्योंकि अगर 7 से ज्यादा होता है तो बेटा क्या बोलते हैं उसको? क्षारीय बोलते हैं। अगर 7 होता है तो क्या बोलते हैं? उदासीन बोलता है ना, है ना। और 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। एक तो रक्त का पीएच पूछते हैं 7.4। एक पूछते हैं बेटा आपसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक पूछते हैं बेटा आपसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक पूछते हैं बेटा आपसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक तो रक्त का पूछते हैं और फिर दूसरा पूछते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10.5, लगभग 10.5।
तो ये दोनों के दोनों आप याद रखोगे। रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5। ठीक है, तो करेक्ट जो आंसर होगा, इसमें पूछा जा रहा है शुद्ध जल का। तो मैम कितने बच्चे ने आंसर दिया करेक्ट? 90%। देखा, इसमें भी 100% आंसर नहीं है। तो आप सोचो, जब अगर 100% हो जाता तो मैं भी बोर्ड वालों को कॉल करके बोल देता सबको आता है मत देना। ठीक है, तो अभी भी 10% बच्चों को इसका आंसर नहीं पता। ठीक है, वेरी गुड। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, मेरे बच्चों ने बता दिया है। गुड, आगे चलते हैं। और ये पता है, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से भी ये प्रश्न इतना आसान दे दिया। ये 2023 का पेपर देखना बेटा, ये 2023 का पेपर देखना और 2024 का देखना, ये पूछा गया है ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। चलिए अगला है कि मैट में मुख्यतः क्या होता है। मैट में मुख्यतः क्या होता है, यह पूछा गया है। और अब हम आपको बताते हैं कि मैट होता क्या है ना। मैट होता क्या है, यह आपको कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? तीसरे चैप्टर का। कब पूछा गया बोर्ड एग्जाम में? 2023 में। 2023 में। जल्दी से मुझे जानकारी करके बताओ कि भैया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि मैट में मुख्यतः क्या होता है ना। ABCD मैम पोल दे दिया आप बच्चों को। आप लोगों को 9 नंबर की पोल मिल गई। जल्दी से बता दो मैट में मुख्यतः क्या होता है, जल्दी से बताना। देखो मैट, पहले मैं बता दूं आपको क्या होता है। मैट कि जैसे धातु, जब धातु को पिघलाते हैं, धातु को जब पिघलाते हैं, जब वो ऑक्साइड में बदलने के बाद वो शुद्ध अवस्था में हमको मिलने वाली होती है, तो उसको जब पिघलाते हैं तो उसमें नीचे कुछ गंदगी बैठ जाती है जो कि पिघल नहीं पाती है, उसको हम लोग मैट बोलते हैं। और कॉपर पायराइट के धातु कर्म में मैट हमको लास्ट में प्राप्त होती है। मेरे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है इसका सी। मोस्टली बच्चे इसका करेक्ट आंसर सी कर रहे हैं, और जब सारे बच्चे सी कर रहे हैं तो मैं क्यों हट सकता हूं, है ना। कि मैट में मुख्यतः क्या होता है, ये होता है हमारा Cu2S और FeS। ठीक है, फेरस सल्फाइड और उसके बाद कॉपर सल्फाइड। याद रहेगा क्या बच्चों को? यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा लग रहा है कि आप लोग करेक्ट आंसर कर पा रहे हैं, और अच्छा मुझे यह लग रहा है कि मेरे बच्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, 7000 के आसपास हो गई है। वेरी गुड। मैट समझ में आ गया बेटा क्या बोलते हैं मैट को? मैट का मतलब जो गलित अवस्था में धातु के साथ बचता है। पर यह पूछा नहीं जाएगा आपसे कि मैट क्या होता है, मैट में क्या होता है ये पूछेंगे, पर मैट क्या होता है ये नहीं पूछा गया आज तक। अब अगला जो है वो पूछा गया। अब यहां से हमारे बोर्ड पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि सर जी उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी, अब इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? वे ऑक्साइड जिसमें अम्ल के और क्षार के दोनों के गुण पाए जाएं, उनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उनको क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड, है ना। लेकिन उसके पहले एक और नॉलेज होना चाहिए कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, ये भी कहीं नोट करो। और जो अधातुओं के होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, राइट, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन जो ऐसे कुछ धातुएं होती हैं, या ऐसे कुछ अधातुएं होती हैं, या कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के पाए जाते हैं, उनको उभयधर्मी बोलते हैं। सर पूरा समझा दो, पूरा समझा दो सर, कि अगर बोर्ड पेपर में आएगी परिभाषा तो 2 नंबर में, ताकि हम लिख सके, बताया जाए ना। एक बार फायर इमोजी हो जाए, सारे 7000 बच्चे हमारे साथ जितने लोग भी हो जल्दी से। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, पेपर में कितने नंबर में आएगा? एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में 2 नंबर का। पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। क्या आएगा शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर का? कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो बच्चा हमारा बताएगा कि धातुओं के ऑक्साइड, प्लीज नोट कर लेना कहीं पर, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय व धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय व अधातुओं के ऑक्साइड, ये पूछा जाएगा बोर्ड पेपर में। और अगर मान लो 1 नंबर का आ गया कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो ये भी पता रहेगा क्षारीय होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड
अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगर अधातुओं का ऑक्साइड बनाएंगे तो अम्लीय होंगे, वो अम्लीय होते हैं, है ना। परंतु परंतु कुछ तत्वों के ऑक्साइड, परंतु कुछ तत्वों के ऑक्साइड या ऑक्साइडों में, परंतु कुछ तत्वों के ऑक्साइडों में अम्लीयता और क्षारीयता दोनों पाई जाती है। अम्लीयता व क्षारीयता, पूरे नंबर तभी मिलेगा जब ढंग से लिखोगे। अम्लीयता व क्षारीयता दोनों पाई जाती है, जिन्हें जिन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जिन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो अब ये परिभाषा भी बन गई, है ना, ये परिभाषा भी बन गई कि उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जिनमें अम्लीय और क्षारीयता दोनों के गुण पाए जाएं, जैसे कि Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पूरी परिभाषा बता दी सर ने। तो करेक्ट आंसर इसमें से मैच करेगा। देखो ये है ना, ये क्षारीय होगा, है ना, ये क्योंकि देखो धातु का है ना, तो इसी प्रकार ये भी नहीं होगा, ये होगा करेक्ट आंसर सी। कितने बच्चों ने सर इसका आंसर सी दिया था? वेरी गुड, 70% के आसपास बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग करेक्ट आंसर कर पा रहे हैं, है ना, वेरी गुड। सर जी क्या इसी क्लास से पूरी केमिस्ट्री का पेपर हो जाएगा? हाँ, एक क्लास काफी होगी, है ना, एक क्लास काफी होगी, लेकिन फिर भी कोई रिस्क नहीं लेंगे हम लोग। बने रहो आप हमारे साथ, करते रहो चीजों को अच्छे से तैयार। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका भी पोस्टमार्टम कर देते हैं भैया। प्रोपेन, पहले बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे इसको अगर हम तोड़ दें तो मुझे दिख रहा है प्रोप। प्रोप से पता चलता है कि कार्बन 3 होने चाहिए। ये पता चल गया कि सर जी प्रोप से पता चला कि कार्बन 3 होने चाहिए, रटना नहीं है चीजों को। फिर उसके बाद मुझे दिख रहा है, अरे इसमें तो एन दिख रहा है भैया। एन का मतलब होगा कि ये एल्केन श्रेणी है ना, एल्केन श्रेणी है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध पाया जाएगा, है ना, बात समझ में आ गई। अच्छा देखो, अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसमें एक कार्बन है, ये नहीं होगा। इसमें 4 कार्बन है, ये नहीं होगा। इसमें 2 कार्बन है, ये नहीं होगा। इसका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। बस ऐसे देख करके आंसर बताओगे। अच्छा अब दूसरी ट्रिक बता दो सर, कि मान लीजिए सर इसमें तीनों के तीनों में 3-3 कार्बन होते, तब कैसे पहचानते? सर जी चलो इतना आसान दे दिया, हम बोर्ड पेपर में पहचान लेंगे। परंतु मान लीजिए कि सर जी हमारे पेपर में ऐसे दे दिया जाए, हमारे पेपर में सर ऐसे दे दिया जाए, हमारे पेपर में सर ऐसे दे दिया जाए, तो सर हम कैसे पहचानेंगे? सर जी अगर ऐसे दे दिया तो कैसे पहचानेंगे? अब ध्यान से देखो, अब 3 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार, कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। 3 दूना 6, है ना, और 6 में जब 2 जोड़ोगे तब 8 आएगा। यानी जब आपको जोड़ना पड़ जाए, जब आपको जोड़ना पड़ जाए, तो जब आपको जोड़ना पड़ जाए तब क्या होगा? तब एल्केन होगा, जिसके पीछे एन लगेगा, मतलब तब प्रोपेन होगा। और अगर 3 दूना 6 जस्ट डबल कर दो तो फिर इसका मतलब ये प्रोपीन होगा। ठीक है, तो फिर ये प्रोपीन होगा, यानी कि एल्कीन श्रेणी का है। और अगर 3 दूना 6 और 2 जोड़ो तो हमको वो नंबर ना मिले, घटाना पड़ जाए, 3 दूना 6, 6 में 2 घटा दो 4 मिलेगा, तो फिर ये प्रोपाइन होगा, तो फिर ये प्रोपाइन होगा। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि भैया ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन हमारे सर जी ना एक क्वेश्चन को ऐसा तोड़ मरोड़ देते हैं कि दोबारा उसको शर्म आ जाए कि अब मैं बोर्ड पेपर में नहीं आऊंगा, क्योंकि अब मैं ज्ञानोदय के गुरुजी से तोड़ा गया हूं। हाँ सही कह रहे कि नहीं बताओ, एक बार हंस दो यार, तुम लोग इतना सीरियस होकर के पढ़ाई करते हो। बिल्कुल सीरियस होकर के मत पढ़ाई करो बेटा, पूरी चीजें बता दूंगा, सारी हर छोटी छोटी चीज बता दूंगा, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, हंस दो यार। हाँ यस वेरी गुड। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब पूछा गया कि मेथेन का संरचनात्मक सूत्र बता दो, ये भी 2024 में पूछा गया है। मैंने कहा ना कि आज हम जितने भी क्वेश्चन लाए हैं वो 2023 के हैं, 2024 के हैं।
हर क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, हर क्वेश्चन 2023 और 24 का है। चलो देखो, सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, अभी तो एमसीक्यू कर रहे हैं, सब्जेक्टिव आने में वक्त है, पर मजा बहुत आएगा आज। क्या बोला जा रहा है कि मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है, मेथेन का पूछा गया है। मेथेन का मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। सर इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसका मतलब सर ये कट गया क्योंकि ये है हमारे पास एथेन, इसमें कार्बन की संख्या 2 है और 1 ही बंध दिख रहा। सर ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कार्बन 3 है। सर जी ये प्रोपेन है, जो अभी हम लोगों ने पीछे C3H8 देखा था, है ना। सर जी इसको देखो, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होगा CH4। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मेथेन का संरचनात्मक सूत्र। अब इतना अगर इस तरीके का प्रश्न हमारे बच्चों से पूछेंगे ना, आग लगा देंगे वो पेपर में। हाँ, बोलेंगे हम ज्ञानोदय के छात्र हैं, हमें हारना नहीं आता, हमें फाड़ना आता है। हाँ, सही कह रहे हैं ना। चले